हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जैसे आपको पता है कि रदरफोर्ड जिन्होंने एक्सप्लेन किया था एटम के बारे में, बट वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी ऑर्बिट में, तो वो क्या एनर्जी को रेडिएट करते हैं। एनर्जी को रेडिएट करते हैं, इसकी वजह से एटम क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन फिर किसने किया था, नील्स बोहर ने। किसने किया था, नील्स बोहर ने। इन्होंने एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को और उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया और कुछ पोस्टुलेट्स दिए। वो पोस्टुलेट्स क्या क्या दिए इन्होंने, क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, मान लीजिए ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे है, ये है शेल्स, ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका के शेल यानी n=1। ये हो गया आपका एल शेल यानी n=2। ये एम शेल यानी n=3। एन शेल यानी n=4। तो इन्होंने क्या दिया पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट दिया कि देयर इज अ स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits in atom। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि किसी भी एटम में एक स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स क्या है आपके, ये ऑर्बिट हो गया आपका, एक ऑर्बिट हो गया। इन ऑर्बिट्स को नाम क्या दिया, दीज ऑर्बिट्स आर ऑर्बिट्स और शेल्स। इनको शेल भी बोलते हैं। ऑर्बिट्स आर KLMN, इसी टाइप से चलता जाता है। यहाँ पे n की वैल्यू होती है 1 2 3, इसी टाइप से n की वैल्यू होती है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक शेल है जो कि है K शेल, n=1। ये दूसरी शेल है, इसको बोलते हैं n=2। ये थर्ड शेल है जिसे बोलेंगे M शेल, इसमें n की वैल्यू क्या होगी 3। ये है फोर्थ शेल जिसमें n है और इसमें n की वैल्यू क्या होगी 4। इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं, ये फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो पहली चीज तो इन्होंने ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स do not radiate energy with time। ये लाइन समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, लॉस करते हैं, लेकिन बोर्स मॉडल ने बोला
कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब रिवॉल्व करते हैं तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला इन्होंने, डुअल नेचर, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। That is possesses both as well as wave nature। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब उनमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। तो इन्होंने ये 3 पॉइंट्स को बताया जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद इन्होंने क्या दिया था, नील बोर्स एटम ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था। हाइड्रोजन के लिए पूरा स्पेक्ट्रम बताया था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उनमें ऑर्बिट्स कितनी होती हैं, किस तरह से वो वर्क करता है। तो अब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। नील बोर्स ने अपना मॉडल दिया था किसके लिए, हाइड्रोजन एटम्स के लिए। अब पूरा एक स्पेक्ट्रम बताया था कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसे होता है। तो इधर भी इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ बताया था। तो सबसे पहली लाइन वही कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड किस में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में, with fixed energy and radius। and इन पाथ को क्या बोलते हैं हम, these path are ऑर्बिट्स या फिर शेल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, और हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी होती है, फिक्स रेडियस होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स और शेल्स कहते हैं। पहली बात इन्होंने ये बोली। दूसरा क्या बोला इन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट चेंज एनर्जी विद टाइम। कि इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ अपनी एनर्जी चेंज नहीं करता, ना ही एनर्जी लॉस करता है। When electron moves from lower energy state to higher energy state, by absorbing radiation and when move from higher energy to higher to lower energy state, they emit radiation।
ठीक है, इसमें टाइम के साथ एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता, बट जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और हायर से वापस जब वो लोअर में आता है तो एक एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, लोअर से हायर में जाएगा और फिर हायर से लोअर में आएगा तो क्या करता है, एक एनर्जी को एमिट करता है, एक रेडिएशन एमिट करता है। तो ये बात बोली उन्होंने। थर्ड वन, the energy of radiation absorbed और emitted, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब वो लोअर से हायर में जाएगा, या एनर्जी एमिट होगी या जब वो हायर से लोअर में आएगा। ठीक है, व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू another state, जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी उस स्टेट, यहाँ पे एक, या एनर्जी नहीं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज इन एनर्जी अपॉन प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, एंड डेल ई क्या है, चेंज इन एनर्जी, यानी कि E2 माइनस E1 अपॉन एच। E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, एंड E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में, वो सारे ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, इसे आप याद रखेंगे। ये हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इन्होंने क्या बोला, द एंगुलर मोमेंटम of electron is quantized। कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए दिया इन्होंने MEVR, यही होता है एंगुलर मोमेंटम। MVR इक्वल्स टू NH/2π। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने फोर्थ पॉइंट ये दिया था जिसमें ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया था, फिफ्थ पॉइंट, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3 इस टाइप से चलती जाती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे सारे क्वांटम नंबर्स के साथ। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट इन्होंने क्या दिया था, एनर्जी के बारे में बोला, एनर्जी ऑफ
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट is given by En equals to minus RH 1/n स्क्वायर। एनर्जी हो गया। RH क्या है आपका यहाँ पे? रैडबर्ग कांस्टेंट। रैडबर्ग कांस्टेंट। और N क्या है आपका? आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी N की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? 1 2 3 इस टाइप से चलती जाएगी। ठीक। एंड रैडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू कितनी होती है रैडबर्ग कांस्टेंट की? 2.80 इंटू 10⁻80 जूल। ये वैल्यू है, इसको याद रखना है न्यूमेरिकल में। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको याद रखना है इसकी वैल्यू। अगर हम एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट की निकालना चाहें, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट की, आपको पता है एन की वैल्यू क्या होगी? 1। ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 1, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एन की जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा? E1 इक्वल्स टू RH। RH की वैल्यू कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻18। वैल्यू पुट कर देंगे -2.80 इंटू 10⁻18। ये नेगेटिव साइन किस लिए? क्योंकि एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, एमिट होती है, इसके लिए ये नेगेटिव है। RH की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे 1/n। n की वैल्यू क्या है? 1 है। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? -2.80 इंटू 10⁻18। इसमें आ जाएगा जूल में, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। इसी तरह आप और भी एनर्जी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हो गया, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल सकते हैं आप। फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल सकते हैं। इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। वैल्यू पुट कर देंगे, E2 इक्वल्स टू -RH 1/2 का स्क्वायर। RH की वैल्यू क्या है? -2.80 इंटू 10⁻80/1/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की, आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से सारी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं रेडियस ऑफ द रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट। फॉर स्टेशनरी स्टेट, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा? Rn इक्वल्स टू A0 n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा। A0 क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 52.9 पिकोमीटर। एंड n क्या है आपके पास? 1 2 3 इस टाइप से चेंज होता जाएगा। फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फर्स्ट ऑर्बिट में हो, उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, एग्जाम्पल जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस,
इन सभी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। जैसे हाइड्रोजन में 1 होता है, इसमें भी 1 होगा। हीलियम प्लस में, लिथियम 2 प्लस में क्या होगा? 1 होगा इलेक्ट्रॉन। एंड बेरिलियम 3 प्लस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो इनकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? वही जो पहले यूज़ किया था हमने, RH, यहाँ पे क्या था? बस एक आ जाएगा Z² अपॉन में N²। RH अपॉन N² तो पहले भी था, बस आ जाएगा Z² एटॉमिक नंबर, क्योंकि इन सभी का एटॉमिक नंबर होगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2, इसका एटॉमिक नंबर 3 एंड इसका एटॉमिक नंबर 4। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। हीलियम का पूछा है तो 2 रख देंगे, लिथियम का पूछा है तो 3 का स्क्वायर एंड बेरिलियम का पूछा है तो 4 का स्क्वायर। और n की वैल्यू आपको पता चल जाएगी किस ऑर्बिट में है, उसके हिसाब से n की वैल्यू पुट कर देंगे। RH की वैल्यू आपको पता है 2.18 इंटू 10 की पावर 18। Z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसी तरह इसका रेडियस भी दे सकते हैं। रेडियाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इनका? हीलियम प्लस का रेडियाई का भी यही फॉर्मूला होगा, Rn इक्वल्स टू A0 n का स्क्वायर अपॉन में Z। सिर्फ अपॉन में क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर लिख देंगे तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस एंड बेरिलियम 3 प्लस का एटॉमिक नंबर यूज करके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे नील बोर्स ने जो हाइड्रोजन एटम्स के लिए दिया और हाइड्रोजन लाइट एटम्स के लिए दिया था। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इनका यूज न्यूमेरिकल्स में है और क्वेश्चन आए हुए हैं। बोर्स मॉडल ने क्या हुआ था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ चीज़ों को बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले फेल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। सिर्फ उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स किसका एक्सप्लेन कर पाए थे? हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, जो कि हीलियम प्लस, बेरिलियम प्लस, इनका एक्सप्लेन कर पाए थे। इसके अलावा किसी भी एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि फेल टू एक्सप्लेन, unable to explain splitting of energy in magnetic field, यानी कि जीमन इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्टार्क इफेक्ट। जो एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है, लेवल्स बनते हैं, इसे हम डिफाइन करेंगे बाद में। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग कैसे होती है एनर्जी की। तो जो स्प्लिटिंग होती है उन एनर्जी की मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला था? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्ड्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो किस तरह से बॉन्डिंग कर पा रहे हैं और मॉलिक्यूल
बन जा रहे हैं। तो ये 3 लिमिटेशंस थी जो कि बोस मॉडल की थी, इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर है? तो ये पूरा था बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में, उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दी थी और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है, करते हैं एक न्यूमेरिकल। ये है एक न्यूमेरिकल जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखते हैं व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n की वैल्यू आपको गिवन है n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2, यानी कि जो 5 आपका स्टेट है 5 से आ रहा है 2, यानी हायर से आ रहा है लोअर स्टेट में। ठीक है, हायर से लोअर स्टेट में आ रहा है, उस टाइम आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू डेल ई अपॉन एच। ठीक, अब हम यहाँ से डेल ई की वैल्यू निकालेंगे, एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। फॉर्मूला क्या था, आर एच इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 एनर्जी स्टेट है तो हम यहाँ लिखेंगे n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन। अब आर एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर 18। n1 कितना है आपका, 1 यहाँ पे 5 है ना, 5 का स्क्वायर माइनस अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर 18, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू सॉल्व करके। ठीक है, माइनस 19 जूल। अब इस वैल्यू को, डेल ई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। एच की वैल्यू पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू, शॉर्ट में लिख रही हूँ 10 की पावर माइनस 34। जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6.91 इंटू 10 की पावर 14, इतनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, सॉल्व खुद करेंगे। मैंने वैल्यू पुट करके सीधे आंसर लिख दिया है। तो यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू v की, जो कि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लैम्डा इक्वल्स टू सी न्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, वेवलेंथ, ये क्या हो गया आपका वेवलेंथ, ये क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट, एंड v क्या है आपका वेलोसिटी। तो वेवलेंथ आपको निकालनी है, c स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे, 6.91 इंटू 10 की पावर 14। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका करीब 494 नैनोमीटर में चेंज कर देंगे। कैलकुलेशन खुद कर लेना आप, मैंने सीधे आंसर लिख दिया है। ठीक है, वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, जो बहुत ही सिंपल था, आपसे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पूछा गया था। फॉर्मूले याद होंगे तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सभी क्वांटम नंबर्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सभी डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास क्या है, ये सभी छोटे छोटे टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे।
जो कि आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।